integration. There are two types of integrations. First, indefinite integrations. और सेकंड, डेफिनेट इंटीग्रेशंस. ये दो ही तरह के इंटीग्रेशन होता है. There are two types of integrations. First, two types of integrations. First, indefinite integrations. Second, definite integrations. ये दो integrations one by one. Indefinite integration. In such type of integration, there is no limit. लिमिट होता है इसमें, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है. There is no limit. In such type of integration, there is no limit. कोई लिमिट नहीं है. जो हमने पढ़ा वो अभी तक सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस, हमने जितने फॉर्मूले पढ़े वो सारे के सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई लिमिट थी नहीं. यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना ऐसा कुछ मेंशन नहीं था. जो हम पढ़ रहे थे वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस था. उसमें सारे फॉर्मूले जो पढ़े इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े थे. वो शायद में 9-10-11 फॉर्मूले बनाए थे, उनसे अलग लेकर पार्ट ट्राई किया था कल. तो जो सारे फॉर्मूले थे वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस. अब जो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशंस. डेफिनेट इंटीग्रेशंस जो हमें पढ़ना है. इंटीग्रेशंस in such type of integrations, there are upper limit and lower limit. जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, in such type of integration there are upper limits and lower limit. इस तरह के इंटीग्रेशन में अपर लिमिट भी होता है और लोअर लिमिट भी होता है. तो उस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में होता है, और इसमें कांस्टेंट नहीं होता. सो नो कांस्टेंट, हम कांस्टेंट रखते सी, नो कांस्टेंट इज यूज्ड. कोई कांस्टेंट यूज नहीं होता, इज नॉट यूज्ड. नो कांस्टेंट इज यूज्ड, कोई कांस्टेंट यूज नहीं होगा. अपना भाई नो कांस्टेंट इज यूज्ड. रिपीट करता हूँ, आज हम लोग बात करें इंटीग्रेशन पर. There are two types of integrations, indefinite integrations and definite integrations. और ये दो टाइप के होते हैं इंटीग्रेशन. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है जिसमें कोई लिमिट नहीं होती, मतलब नहीं बताया होता यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करें, ऐसा लिखा होता नहीं लैंग्वेज में. हमारी लैंग्वेज में था ही नहीं इंटीग्रेशन. हमारे लिखा था इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x. तो इन सच इंटीग्रेशन देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं होती. वैसे इंटीग्रेशन को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं. फिर दूसरा आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन. और इन सच टाइप इंटीग्रेशंस देयर आर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ऐसे इंटीग्रेशन के अंदर अपर लिमिट भी होती है और लोअर लिमिट भी होती है. बोथ लिमिट यूज करते हैं, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट.
तो ऐसा इंटीग्रेशन, इन सच टाइप इंटीग्रेशन देयर आर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, सो नो कांस्टेंट इज यूज्ड, या कांस्टेंट नहीं यूज होता ऐसे इंटीग्रेशन को, नो कांस्टेंट इज यूज्ड। यहाँ तक हमने इसको पढ़ा। अब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बारे में बात करें, फॉर्मूले हुए रहेंगे इनडेफिनेट वाले, चेंज नहीं होंगे, थोड़ा बहुत हल्का सा चेंज है, वो देखें कहाँ चेंज होता है, उस पर बात करेंगे। तो अपनी कॉपी में सब कुछ नोट कर लेना। चलो आगे बात बताता, एग्जांपल लेकर समझाता हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा होता है। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखिए कैसे करना है। जैसे ऐसा होगा, y इज इक्वल, मान लो ऐसा लिखा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एग्जांपल लेकर समझा रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इफ मान लें, और हमें कहा गया देन इंटीग्रेट y with respect to WRT means शॉर्ट में लिखा हूँ with respect to x from x is equal to 1 to x is equal to 3। जब इस तरह की टर्म्स लिखी हुई आती है, if y is equal to x cube then integrate y with respect to x from x is equal to 1 to x is equal to 3, तो ऐसा इंटीग्रेशन देखो, इसमें लिमिट दिखी आपको, क्या दिख रहा है, x 1 2, जो पहले लिखा हुआ आएगा वो है लोअर लिमिट, यहाँ से यहाँ, और जो बाद में लिखा हुआ आएगा 2, ये बाद में जो लिखा आएगा वो होगा अपर लिमिट, तो दिस इज लोअर लिमिट। मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारा लोअर लिमिट है, ये हमारा अपर लिमिट। पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि अब लोअर लिमिट है जो छोटे होना चाहिए, अपर लिमिट हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। सो ये लोअर लिमिट, तो ये है हमारे पास अपर लिमिट। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो क्या करते हैं, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो, y dx, लोअर लिमिट नीचे लिख दो x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट ऊपर लिख दो, इंटीग्रेशन करो x इज इक्वल टू 3, y कौन है, y है x क्यूब dx, x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, बस छोटा सा एक फॉर्मूला ये, इसमें डेफिनेट बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, एक फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन x4/4, बट डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंदर जहां लिमिट मिलती है वहां c नहीं लगा, c नहीं लगा ना, यहाँ शो करो x बराबर 1, x इक्वल टू 4, x 1 to x इक्वल 4, ये लिखा आपने। अब इसके बाद में अब देखें इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में c लगाना नहीं, फर्स्ट थिंग तो यहाँ लिमिट लगा, ये तो इंटीग्रेशन नहीं हुआ था x4/4, ये तो पता था। अब पहले x की जगह पुट करेंगे 4 अपर लिमिट, जहां x था, तो 4/4 अपॉन, ये नीचे वाला 4 तो कांस्टेंट है, अपर लिमिट x की जगह पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगेगा, सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, फिर x की जगह जहां x है इस फॉर्मूले में रिजल्ट के अंदर, वहां x की जगह लोअर लिमिट पुट करें 1/4 अपॉन 4, ये बनेगा। सो आई थिंक दिस आर टर्म्स, ये हमारे पास जो सॉल्व करेंगे टर्म्स, 4/4 एलसीएम कॉमन लेंगे, 4/4 माइनस 1/4 is called 1, 4/4 you can write 256 minus 1, so your answer is 255/4, that's the answer। ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इसका पूरा अप्रोच है, इस तरह का लिमिट का डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसे चलता है। सर जब हमने उसका इंटीग्रेशन निकाला था तो x की पावर 4 हो गई थी, तो जो
मतलब जो अपर लिमिट थी वो 4 हो गई थी, तो जो x की पावर होगी वो अपर लिमिट हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारे पास अपर लिमिट बन जाएगी। सो y इज इक्वल टू x, इसमें ये हमारे पास अपर लिमिट बन जाता है। रिपीट करता हूँ, दो आइटम्स बताता हूँ आपको। इफ y इज इक्वल टू x क्यूब, देन इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल 1 टू x इक्वल टू 3। तो जो पहले आएगा वो लोअर लिमिट, बाद में आएगा वो अपर लिमिट। फर्स्ट थिंग क्लियर कर लेते हैं, कौन लोअर लिमिट है कौन अपर लिमिट है। फिर यहाँ जो प्रेजेंटेशन है उसमें y dx लिखेंगे 1 2 3 ऐसे लिख दो। वन टू थ्री, दिस x क्यूब 1, दिस x क्यूब 3, y कौन है x क्यूब dx। अब इंटीग्रेट करेंगे x 4/4, ये आगे टर्म्स। अब ये x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। अब कुछ नहीं करना आपको, जहाँ x है c नहीं लगाना, इस तरह के टर्म्स c नहीं यूज करना। और c की जगह पहले क्या करेंगे, x पर x की जगह यहाँ पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 4 पावर 4, जो भी वैल्यू x कांस्टेंट तो वैसे रहेगा, माइनस फिर सब्ट्रैक्शन साइन लगाना। फिर x इक्वल टू 1 पुट कर 1 पावर 4 अपॉन 4 और इसको सिंपलीफाई कर दो, ये आपका आंसर बन जाएगा टर्म्स। सानी क्या था डाउट तुम्हारा, दोबारा बताना मुझे। सर मैंने ये पूछा था कि जो x की पावर होती है वही अपर लिमिट बन जाती है क्या? नहीं नहीं, क्यों क्यों क्यों, वो तो ये क्योंकि तो सर कौन, क्वेश्चन, अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, सर क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने 3 लिया हुआ था ना, यहाँ 4 कर दिया। हाँ 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 हाँ, यस सॉरी, सर। तो चेंज कर देते अपन, प्रॉब्लम मैंने बदल दिया। सॉरी करता हूँ, सही करता हूँ, सॉरी। क्यूब करो, क्यूब पावर 3 था, 1 2 3 चल रहा है, पावर 3, दिस इज 3, सॉरी 3 माइनस 1, और ये आंसर दिस इज 64 माइनस 1 63 अपॉन 4। अब ठीक है, हाँ मैंने लिमिट ही देखी नहीं उसको, सो ऐसा होता है टर्म्स। सही है, अब देखो चेक करो, सही है। सर x की जगह 3 रखेंगे ना, पार्ट 3 यस सर। हाँ सर पावर तो 3 + 1 होगी 4 ही होगी, वो 4 की जगह 3 आएगा ना। बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir. बिल्कुल चेंज बिल्कुल, कैसे हो गया? हाँ चेंज तो ये हो गया 3 पावर 4 माइनस 1 पावर 4 अपॉन 4, 81 माइनस 4 80 अपॉन 4, यू शुड राइट 20। अब सही लिखा, है ना। अब देखो 3 पावर 4 upon 4 minus 1 power 4 upon 4. So this is 81 minus 1 by 4. So you can write 20. That's your answer. हाँ लवन्य, अब बता जग्गा, सही है। हाँ सर सही है सर, सही है। मैंने काट दिया उसको, काट दिया वो, मैं थोड़ा सा वो ग्रुप में ऐड करने उसी में चला गया था, मेरा माइंड थोड़ा उधर लग गया था ना स्टार्टिंग में। अब सही लिखा बिल्कुल। सर एक और एग्जांपल दे दो ना सर। हाँ उसका और एक एग्जांपल लेंगे, और लेता हूँ उसका एग्जांपल, ट्राई करते हैं। If y is equal to 3x square, मान लो, then integrate y with respect to x from x is equal to 0 to x is equal to 5। मान लो ये हमारा एग्जांपल है, तो x is equal to 0 हो गया हमारी लोअर लिमिट, x is equal to 5 हो गया हमारे लिए अपर लिमिट। अब कैसे करेंगे, 0 to 5, आप x is equal to 0 मत लिख, चाहे ऐसे लिख दो, 0 to 5 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। y dx, y कौन है 3x square dx 0 to 5, ये पता है x में लिमिट है 0 to 5। अच्छा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 बाहर और x क्यूब बाई 3 ऐसा मिलेगा 0 to 5, ये 3 से 3 कैंसिल, कांस्टेंट लगाना नहीं है हमारे को, तो अल्टीमेटली x क्यूब 0 to 5
अब जहाँ x है और तो वैसे रहेगा, जहाँ x है उसकी जगह पहले अपर लिमिट, तो 5 क्यूब minus 0 cube. So 5 cube is 125. So your answer is 125 minus 0 cube is equal to 0. The answer is 125. That's your answer. So देवाशीष समझ में आया बेटा? सर ये थर्ड लास्ट स्टेप के बाद फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। हाँ, अपर लिमिट x के पुट करना है, अपर लिमिट पुट करना है x की जगह, फिर सब्ट्रैक्शन करके फिर वहां पर लोअर लिमिट पुट करना है x की जगह। यस अपनी कॉपी में सब लोग बाकी चलो, अब मैं आपको देता हूँ ट्राई करने के लिए, आप ट्राई करें। सब लोग नोट कर लें पहले इसको। अब मैं सीधा बना देता हूँ, आप सॉल्व करने की कोशिश करें। एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2, शाबाश, इसकी वैल्यू बताएं। एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 to 2, सॉल्व इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में सॉल्व करें। वेरी गुड। देवाशीष कल से बुरा नाम लिखना अपना, और अपना पूरा नाम लिखो अपना, कंप्लीट नाम मोबाइल पे देखो आई नहीं रहा पूरा नाम, अमन राइट, कंप्लीट नेम कबीर, पूरा नाम लिखो अपना, क्रिश पूरा लिखो, निखिल कंप्लीट लिखो पूरा नाम, पलक, प्रभात, वीरा, विधि, सर हमारा सर पूरा नाम लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग भी ऐसे ही लिखे बेटा। हाँ भाई हिमेश बता। 7/3। 7/3। चलो चेक करें इसको। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 1 to 2 कांस्टेंट लगेगा नहीं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 फिर 2 क्यूब बाई 3 अपर लिमिट एक्स की जगह माइनस 1 क्यूब बाई 3 और योर आंसर इज दिस 8/3 minus 1/3, योर आंसर इज 7/3। वेरी गुड, 7/3। ये इसका पैटर्न हो गया, बड़ा आसानी से। नोट कर लें। एक और क्वेश्चन सेकंड फिर ट्राई करते हैं, 5-6 डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉब्लम कर लेते हैं, फिर फिजिक्स में बात करें। सेकंड प्रॉब्लम मेरे पास है एक्स क्यूब डी एक्स 0 to 1। वेरी गुड, ऑलमोस्ट पूरी क्लास को समझ में आ रहा है तो बड़ा आराम से, बहुत बढ़िया।
यश बता। सर 3/4। 3/4। सो इसका इंटीग्रेशन होगा x4/4 n0 to 1। So 1/4 minus 0/4 3/4 कहाँ आ रहा है यार? मेरा तो आंसर 1/4 आ रहा है। हाँ सर 1/4। 3/4 क्यों हो गया? 1/4। So आंसर इज 1/4। ठीक है, तो ये इजी अप्रोच था, फटाफट सब लोग ट्राई करने लगे। फर्स्ट सेकंड डेफिनेट इंटीग्रेशन कितना आसान होता है। डेफिनेट में लिमिट मिल जाती है और इनडेफिनेट में लिमिट नहीं मिलती। लिमिट नहीं मिलती वहाँ सी लगा देते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं और डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक और ट्राई करते हैं, 4-5 प्रॉब्लम ट्राई कर लें तभी माने कि डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आने लग गया। अच्छा देखें नेक्स्ट। 3x + 4 का होल स्क्वायर dx और लिमिट है हमारे पास, इसको थोड़ा अच्छा देते हैं -1 से +1, -1 to +1। ट्राई इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में ट्राई करें। शाबाश। वेरी गुड। हाँ जी बताओ। 13/3। 13/3 मैं चेक करते हैं एक बार। सो इसका इंटीग्रेशन जो करेंगे हम लोग 3x + 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट तो 1/3, फिर 3x + 4 का पावर 3/3, 2 + 1/2 + 1 और लिमिट लगाए थे -1 से +1। देखें चेक करें बाकी लोग। 1/9 आप चाहें तो कांस्टेंट बाहर भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है सर मेरे को कांस्टेंट के साथ बड़ी दिक्कत होती है तो आप इन कांस्टेंट बाकी को पुट तो करनी, जो एक्स वाली टर्म्स है वो अंदर छोड़ -1 से +1 ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा 1/9 बाहर रहेगा, कैलकुलेशन में नहीं आएगा। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। जब +1 पुट करें तो 3 × 1 +3 + 4 is 7 क्यूब। सॉरी, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन। अब x की जगह -1 पुट करेंगे तो -3 बन जाएगा। -3 + 4 हो जाएगा एक्चुअली 1। तो दिस इज 1/3। सो 7 क्यूब हमारे पास टर्म्स आई थिंक 343। तो 343 - 1 342/9 ऐसा कर सकते हैं इसको टर्म्स को और आप इसको चेक कर लें। 113/3 113/3 113/3। सो आपने क्या बोला था अर्ची? मुझे 13 बोला था 113 बोला था? 30 ने बोला था। तो 13 नहीं होगा। देखो 113/3 दिस आंसर। ये इसका 38 होएगा आंसर। 38 होएगा। 38। 38 होएगा। यस सर। जैसे 38 होगा। ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में 114/3। 114/3 is equal to 38.
हाँ 114/3, वेरी गुड। 113 नहीं आएगा, 114/3, और ये पूरा क्या मिलेगा अपना 38। 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 से डिविजिबल है। 114/3 और यू कैन राइट 38। सो आंसर इज 38, प्योर आंसर। कोई रैशनल नहीं है, रेशियो में नहीं आएगा आंसर, 38 आएगा। इज अ इंटीजर फॉर्म आंसर का, और 38। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशंस पर। इसका मतलब पता तो लगा कि अच्छा ये लोग लिमिट को भी यूज कर देते हैं, ये लोग इस तरह प्लस माइनस में लिमिट भी चलाते हैं। सो थर्ड प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम। sin 3x plus cos x plus 4 cos x dx and 0 to pi by 2। pi by 2 का मतलब कितना होता है, मुझे पता है आपको? कितना होता है एंगल? 180 90 नहीं 90 90 90 90 हाँ ये 90, हाँ 90 डिग्री है ना, रेडियंस के अंदर लिखा हुआ है, और पाई बाय 2 का 90 डिग्री होता है। सो सॉल्व करें इसको ना, शाबाश, वेरी गुड। पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री एंगल। आकाश, पाई बाय 2 मींस एंगल में कितना होता है? 90 डिग्री एंगल्स। पाई का मतलब 180 डिग्री एंगल होता है, तो पाई बाय 2 का मतलब होगा 90 डिग्री एंगल। ओके सर। ओके, सॉल्व हो गया, वेरी गुड। सान्या भी हो गया सॉल्व, गुड। बाकी लोग ट्राई करो, शाबाश, फटाफट शाबाश, कर लोगे भाई। सिद्धि यात्री, वेरी वेरी गुड। सिद्धि यात्री, प्रज्ञा बता। सर 5 आ रहा है आंसर। 5 आ रहा है, स्टेप बताइए, स्टेप। स्टेप्स पहले sin 3x को कन्वर्ट किया, cos 4 प्लस 4 cos x को कन्वर्ट किया। अच्छा, 1/-1/3 मैं लिख देता हूँ, -1/3 cos 3x cos 3x प्लस plus 4 4 plus 4 sin x, वेरी गुड। अब फिर हमने 0 pi/2 यूज। तो पाई बाय 2 90 डिग्री, तो x की वैल्यू 90 डिग्री पुट करके
ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो -1/3 पहले यहाँ पुट कर रहे हैं, cos into 3π/2, तो x के लिए π/2 प्लस 4 sin π/2, ये तो दोनों में अपर लिमिट पुट हो गई, माइनस, फिर लोअर लिमिट -1/3 cos 0, x 0 का तो 3x भी 0 बन जाएगा, प्लस 4 sin 0 बॉक्स। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट चेक करना। अच्छा, जो जो मुझे पता है वो बताता हूँ, वैल्यू बताता हूँ। अब वैल्यूज का पता लगा, cos 3π/2 वैल्यूज कितना होता है। सो cos π/2 की वैल्यू 0 होता है, cos 3π/2 वैल्यूज में एक्चुअली टर्म्स होती है, ये टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगी। cos इसकी वैल्यूज जो होगी हमारे पास, एक मिनट, cos 0 1, cos 90 मैं लिख देता हूँ, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90, 3π/2 मीन्स 270, cos 90 वैल्यू 0, cos 180 -1, cos 270 की वैल्यू 0, ऐसे चलता है। एंड cos 360 की वैल्यूज अगेन 1। तो ये cos 270 π/2 90 डिग्री, तो 270, 3 into 90 270 हो गया, और cos 270 की वैल्यू तो 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई बॉस, तो ये टर्म है 0। अच्छा, sin 90 वैल्यू 1, तो ये 4, फिर माइनस, ये मान लो माइनस में यहाँ रखा माइनस, अब cos 0 1, तो -1/3, और sin 0 दिस टर्म्स 0, और ये ब्रैकेट पर, so 4 plus 1/3, I think these are terms 13/3. This answer is 13/3. ये तुम 14/3 नहीं 13/3 होना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर। रिपीट कर देता हूँ, पहला स्टेप से सेकंड स्टेप ऑलमोस्ट सबका हो गया, पूरी क्लास समझ में आया था। अब लिमिट की बात थी, वो हम पुट करते गए जैसे जैसे मिल गया, पहले अपर लिमिट x की जगह, सो x कौन यहाँ है, सो -1/3 तो वैसे ही रह गया, cos 3π/2 प्लस 4 इंटू साइन पाई, ये पूरा टर्म एक ही साथ लेके चल रहा हूँ, पहले अपर लिमिट पुट करता गया sin π/2, फिर माइनस सब्ट्रैक्शन साइन, फिर बॉक्स के अंदर लिख लिया क्योंकि यहाँ भी माइनस है और इसके अंदर भी माइनस चल रहा है, इसलिए मैंने बॉक्स में ब्रैकेट बना दिया माइनस, फिर लोअर लिमिट x के 0, सो -1/3 cos 0 प्लस 4 sin 0, ये टर्म्स ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अब cos 3π/2 की वैल्यू कितना होता है, तो मैंने आपको एक सीरीज बताई, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 -1, cos 270 0, cos 360 1, तो यहाँ से अपन पुट करेंगे वैल्यूज, तो ये पुट करेंगे, ये cos 270 है तो 0 हो गया, तो इसी चक्कर में पूरा टर्म 0 हो गया, sin π/2 sin 90 1 होता है तो ये हो गया 4, माइनस ये सब्ट्रैक्शन साइन लगा हुआ था, यहाँ cos 0 1 पता है, सबको पता है cos 0 1 होता है तो -1/3, और sin 0 0 होता है तो 0, सॉल्व करने पर आपका आंसर होगा 13/3, और ये आपका आंसर है इसका, इसको सॉल्व करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं। सर सर इंस्टेड ऑफ 270 मैंने 90 का ही वो 3x हो गया था, तो मैंने 3 into 90 सीधा वो कर दिया, तो मेरा सेम ही आंसर आ रहा है। हाँ हाँ, वो कोइंसिडेंस है, कैसा हो गया। ओके हाँ, पर ऐसा मत करना ना, गड़बड़ हो सकता है, माइनस प्लस में गड़बड़ हो सकता है, तो ओके सर। अच्छा, मैं अब तुम्हें लर्न करना सिखाता हूँ। अब कभी ऐसे 90 की वैल्यूज आ जाए या 0 की वैल्यू आए तो बाकी लोगों के लिए और कभी क्या पता है एग्जाम में कब बदल दे, तो मैं आपको एक आसान तरीका सिखाता हूँ। देखो, ऐसे देखना, साइन के लिए साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, ये अपन जानते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस 1 होता है, साइन 180 डिग्री जो होता है 0 होता है, साइन 270 डिग्री -1 होता है, एंड साइन 360 डिग्री 0 होता है। अब एक पैटर्न देखो, उसको 0 1, ये तो पता था 0 1, इसके बाद कितना है 0, फिर -1 और 0, ऐसा लगा वेव की तरह चल रहा है, कोई पहले 0 फिर +1 फिर 0 फिर -1 फिर 0, ऐसे को मेरे हाथ का वेव पैटर्न चलता है, वेव पैटर्न में पहले वैल्यू 0 फिर +1 ऊपर, +1 ऊपर होता है, फिर वापस 0 फिर -1 फिर 0, ऐसे चलेगा।
तो 0 +1 0 -1 0, ये साइन के याद रखने की टर्म्स। अच्छा कॉस में क्या चलता है, क्योंकि दो वैल्यू याद रख लो, दो वैल्यू से बना सकते हो। कॉस 0 कितना होता है 1 +1 होता है, और कॉस 90 आपको पता होता है 0 होता है। भाई ये पता लग गया, अब आइडिया स्टार्ट करते हैं। कॉस 180, अब ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, तो नेक्स्ट जो आएगा +1 के बाद -1 ही आएगा, तो cos 180 -1। फिर cos 270 +1 0, 0 के साथ प्लस माइनस नहीं होता, +1 0 -1 फिर 0 एंड cos 360 अगेन +1। ये आप लिख लो, आपके लिए हमेशा परमानेंटली की वैल्यू याद रहेगी कि अच्छा किसकी वैल्यू कैसे यूज करना है, और ये आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि इस तरह का पैटर्न आपको ध्यान रखना। सब लोग समझ में आ रहा है भाई? सोम बोल, डाउट बोल। सर डाउट नहीं था, वही पूछना था कि आप ट्रिग्नोमेट्री वाला कब करवाओगे पहले वाला। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा अभी देखो क्लासेस कंटिन्यू चल रही लोगों की, फिर मैं रोज 2 एडमिशन नए होते हैं, 3 पुराने होते हैं, इससे ट्रिग्नोमेट्री अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है उनमें काम करने थे। अभी हमारे ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ओके सर। बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में जाना ज्यादा जरूरी है ना। यस सर। अभी हम क्लास के अंदर इसमें भी 5-7-10 लोग ऐसे हैं जिनका ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ होगा, वो लोग प्रेजेंट इसी क्लास में। यस सर। सो ये हमारे पास ये sin 0 sin 90 ये sin 80 इस तरह से बना हुआ है। 270 360 cos 0 cos 90 ये पैटर्न हो गया। सो बेसिकली डिफरेंट ये इंटीग्रेशन हो गया, सारा इंटीग्रेशन फॉर्मेट हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब हमें यूज करना है इसको, फिजिक्स में कैसे यूज करें। अब जैसे मैं ऐसे मान लो ऐसा टर्म्स आ जाए t dt, तो जैसे x dx की था टर्म्स तो वैसे t dt बन जाता है। तो t dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t²/2, और लिमिट नहीं लगी हुई तो इसका मतलब प्लस। मान लो हमारे पास ऐसा आ जाए v² dv और लिमिट नहीं है तो v³ + c, v² dv v³ + c ऐसा लिख सकते हैं अपन टर्म्स। अच्छा नेक्स्ट जैसे पर ऐसा लिखा आ जाए, मान लो कहीं पर 1/r dr, तो ये बन जाएगा हमारे पास log base er प्लस सम कांस्टेंट, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस है तो इसमें टर्म्स तो ये फिजिक्स में ऐसे यूज होता है। इंटीग्रेशन t dt t²/2 + c, इंटीग्रेशन v² dv v³ + c, 1/r dr 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है log x होता है, तो log r + c ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस था। इसको हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस को यूज कर सकते हैं। तो ये फिजिक्स में ऐसे लगता है इंटीग्रेशंस, इस तरह फॉर्मेट चलता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंदर। ये एग्जांपल लेकर ट्राई किया। अच्छा कभी ऐसा लिखा हो जाता है, जैसे मान लो dt आ गया, खाली dt का मतलब हो गया ऐसा लगे जैसे 1 × dt, 1 × dt ऐसा लिखे हैं तो ऐसा लिख सकते हैं t⁻0 dt। अच्छा t⁻0 dt t⁻0 + 1 अपन 0 + 1 + c, और ये होगा t + c। तो इंटीग्रेशन dt क्या हो गया t + c। सो मैंने एक चीज सीखी जो पर्सनली आपके साथ इंटीग्रेशन शेयर करता हूँ। इंटीग्रेशन और डी साथ में आ जाए तो दोनों को डिसॉल्व कर दो, एक दूसरे कैंसिल आउट कर दो। इंटीग्रेशन और डी सीधा आ जाए और बीच में कोई टर्म्स ना हो, भाई नंबर हो चलेगा, नंबर को आगे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा अगर दिखे आपके टर्म्स दिखे इंटीग्रेशन और डी हो तो इन दोनों को एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन और डी आपस में हट जाएंगे और बचेगा कितना, ओनली t + c। अब जैसे मान लो इंटीग्रेशन dx तो लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा x + c। मान लो कहीं लिखा दिया 3 dv,
3 तो बाहर है, वैसे भी कांस्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन डी है तो 3v + c। यू कैन राइट। एग्जांपल नोट करें इसको। सब नोट कर लें इसे। चलो स्टार्ट करते हैं। आप फिजिक्स पर काम करना स्टार्ट करते हैं। कैसे काम कर देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो मान लो एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लो सरफेस है, ये सरफेस, इसको अब लिमिट लगाना, सॉल्व करना, सब कुछ समझ में आएगा यहाँ से। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है एंड t = 0 पर, मतलब इनिशियली इसकी स्पीड है u इसकी इनिशियल स्पीड है, और ये a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, a इज एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पहुंच गया। कुछ टाइम मतलब t टाइम बाद, एट t टाइम यहाँ पर है, मूव कर अभी भी, और इसकी वजह से यहाँ v। ये फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, कैसे यूज करना है सिखा रहा हूँ आपको। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कैसे यूज होता है आपको बता रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है u, कब इनिशियली, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a क्या है, एक्सेलरेशन शॉर्ट में लिखा हूँ, और ब्रैकेट में कांस्टेंट, शॉर्ट में CNST कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। u क्या है, u है हमारे पास इनिशियल स्पीड, v क्या है, स्पीड एट t टाइम। अभी भी आगे चल रहा है, मुझे t टाइम पर ही बात करनी है, और हमें कहा गया v की वैल्यू निकालनी। अच्छा, आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, देखना ढंग से, a = dv/dt, a = dv/dt, ये पर टर्म्स पढ़ाया था। a = acceleration = dv/dt, ये हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, a = dv/dt। बोलो भाई, किसी का दिक्कत? कीर्तन बंद कर माइक अपना। dv/dt। अब क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन सिखा रहा हूं मैं, a dt = dv, ये dt इस तरफ ले जाएं, सो a dt = dv, और दोनों तरफ सिंबल यूज करें इंटीग्रेशन, बोथ साइड। अब देखो इधर है dv, इस तरह d × v, तो यहाँ जो है वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, इस साइड में वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, तो वेलोसिटी की लिमिट यहाँ से यहाँ, तो लोअर लिमिट मींस वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी, u। यहाँ dt है तो यहाँ टाइम की लिमिट, कब, t = 0 पर, तो ये dt है, मतलब यहाँ टाइम की लिमिट लगाना इस तरफ, इधर dv है तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट लगाना। टाइम की लिमिट कब, t = 0 पर, वेलोसिटी कितना था, u। अच्छा, यहाँ टाइम की लिमिट जब t था, टाइम t हुआ तो वेलोसिटी हो गया v, वेलोसिटी हो गया v। सो अब देखो a कांस्टेंट है, मैंने पहले लिख दिया a कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है बाहर हो गया, और dt का इंटीग्रेशन होगा t,
इंटीग्रेशन dt इज इक्वल t एंड 0 टू t लिमिट लगा दो, इंटीग्रेशन dv इज इक्वल v, यहाँ भी लिमिट लगा दो u टू v। पहले एक बार अपर लिमिट t की जगह t पुट होगा, माइनस t की जगह लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, यहाँ टाइम की लिमिट लगेगी। यहाँ v है, पहले अपर लिमिट वेलोसिटी की v माइनस लोअर लिमिट u, सो t माइनस 0 तो हो गया 80 और ये हो गया v माइनस u, और यहाँ से लगेगा जैसे v इज इक्वल टू u प्लस 80। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस, इंटीग्रेशंस। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस विद इंटीग्रेशन मेथड, जो मैंने आपको ट्राई करके बताया। रिपीट करता हूँ, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी u और t टाइम बाद वेलोसिटी v, एक्सेलरेशंस कांस्टेंट है, u इनिशियल स्पीड लिख दिया, v फाइनल स्पीड, स्पीड एट t टाइम लिख दिया, a इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है dv/dt, सो a dt। तो यहाँ पहले लिख दिया उसने एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो a कांस्टेंट है तो इसको बाहर रखा, इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू, अभी भी सिखाया था मैंने, t, सो t 0 टू t। बस ध्यान रखना पड़ता है यहाँ एक चीज कि आपको लिमिट कैसे लगानी है, यह d के साथ कौन, d के साथ टाइम है तो यहाँ टाइम की लिमिट लगेगी, टाइम कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ dv या वेलोसिटी है तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट लगेगी, इनिशियल से फाइनल, लोअर u अपर v, तो u टू v। अच्छा टाइम t इज इक्वल 0 टू t, ये टाइम की लिमिट लग गया, a dt का इंटीग्रेशन t हो गया, ये लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, सो और यार v dv का इंटू dv इज इक्वल v, u लोअर लिमिट और v अपर लिमिट, पुट करेंगे a t माइनस 0, सो v माइनस u, और इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल u प्लस 80। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस आ गया। शाबाश, नोट डाउन योर कॉपी, अपनी कॉपी नोट करें। सर अरुणा बोलो। नोट करें अपनी कॉपी में। अच्छा फिर तो हम सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बना सकते हैं, इससे ट्राई करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आ गया, सेकंड और थर्ड के बारे में बात करते हैं, पर इससे बनाकर कोशिश करते हैं। फर्स्ट से ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सब लोग नोट करना अपनी कॉपी में। अब देखें आगे, नेक्स्ट हमारे पास इसी इक्वेशन कंटिन्यू करते हैं, v is equal to u plus 80। क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन, v को लिख सकते हैं ds अपॉन dt, इस v को जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये इनिशियल है तो इसको नहीं छेड़ेंगे, u प्लस 80। अब ds इज इक्वल टू u प्लस 80 इंटू dt, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन का सिंबल यूज कर, यहाँ dt है तो यहाँ टाइम की लिमिट 0 टू t, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो 0 टू s मान लेते हैं, अपन ही मान लेते हैं कि यहाँ पर जहाँ था वो s इज इक्वल टू 0 पर, तो जहाँ पहुंचा वो s डिस्टेंस पर था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस s है, तो ये पोजीशन क्या होगी, s इज इक्वल टू 0, और जहाँ पहुंच पोजीशन आपकी क्या होगी, ऐसा मान लेते हैं, 0 से लेकर हम लोग s तक ट्रेवल कर रहे हैं, तो 0 टू s, तो पोजीशन में लिमिट लग गया हमारे पास 0 टू s ds के लिए, u प्लस है हो गया s, उसको ऐसा ब्रेक कर दो, प्लस a t dt, देखो मैंने ब्रेक किया, u dt इंटीग्रेशन सिंबल 0 टू t,
प्लस ए टी डी टी इस तरह लिख दिया, यही चीज है। तो इसको मैंने खोल कर जैसे मुझे इंटीग्रेट कर माइनस 0 ds का इंटीग्रेशन जो इनिशियल था, इनिशियल वैसे ये कांस्टेंट, इनिशियल कोई भी नंबर कांस्टेंट हो गया तो u एज अ कांस्टेंट इनिशियल नंबर है और dt का इंटीग्रेशन होगा t 0 to t प्लस a t dt का इंटीग्रेशन होगा t, दिस इज योर s ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारे पास टर्म्स आ गए। v is equal to u plus at, ds upon dt is equal to u plus at. So ds is equal to u plus at dt और s 0 to s u dt 0 to t और a t dt 0 to t s minus 0 is equal to u t dt का इंटीग्रेशन हो गया dt का इंटीग्रेशन t and 0 to t plus t dt का इंटीग्रेशन होगा t square by 2 0 to t. So s is equal to u upper limit t minus 0 is equal to a t square by 2 minus 0 square by 2, ये तो 0 ही ultimately. So s is equal to ut plus half at square. Write in your copy. सर आपने सेकंड स्टेप में इसको ऐसे चेंज कैसे किया? इसको इसमें नहीं, इससे नीचे वाला। हाँ हाँ इसके नीचे वाले स्टेप में ये तो इधर तो सही है, लेफ्ट हैंड साइड में कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट हैंड साइड में देख u dt से u से मल्टीप्लाई कर दिया तो u dt हो गया, हो गया देखो टर्म्स। यस सर, यस सर। u dt अच्छा इंटीग्रेशन सिंबल लगा दिया आगे 0 to t और फिर a t dt दिख रहा है ऐसे ऐसे सोच जैसे u dt प्लस a t dt and 0 to t ऐसा लिखा मैंने टर्म्स u dt प्लस a t dt। अब ये इंटीग्रेशन इसको अलग दे दिया, इसको अलग दिखा दिया मैं सिंबल, जिससे कि मुझे आसान हो जाए सॉल्व करने में। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ इंटीग्रेशन जिससे एक साथ ना लगे, कॉम्प्लेक्स ना लगे, इससे u dt इसका इंटीग्रेशन प्लस a t dt इसका इंटीग्रेशन, ये ऐसा लिखा। ओके सर, ठीक है। सो ut प्लस हाफ इट इज स्क्वायर, हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गए। देखो इंटीग्रेशन अब मुझे लगता है आपने सब लोगों ने 10th पढ़ा हुआ है, 9 10 और वहाँ इक्वेशंस ऑलमोस्ट सभी ने यूज किया। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at स्क्वायर, पर डेरिवेशंस डिराइव कभी नहीं किया। फर्स्ट इक्वेशन मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन, और हम लोग यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं। सो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गया, अभी थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। सर ये a इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 2 की पावर t और ये अपर लिमिट और ये वाला कैसे हुआ? थर्ड वाला सर। अरे यहाँ से देखना a t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है सर टी स्क्वायर अपॉन 2 तो लिख दिया यार। अपर लिमिट क्या है t माइनस ये टर्म्स, तो s ut प्लस हाफ at स्क्वायर। चलो आगे बात करें थर्ड इक्वेशन पर। थर्ड इक्वेशन के लिए हमारे पास देखो फॉर्मूला है, मैंने लिखा था a का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds, ये भी फॉर्मूला लिखा था a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds, ये लिखा था फॉर्मूला डिफरेंशिएशन v dv अपॉन ds। सो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो एक बार जो YouTube पर लेक्चर उसको चेक करना, डिफरेंशिएशंस वहाँ आपको मिल जाएगा लेक्चर्स में,
A is equal to VdV upon ds. अब AdS is equal to VdV. यहाँ डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट की लिमिट 0 to s, यहाँ dv है तो वेलोसिटी की लिमिट u to v. A बाहर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, A बाहर होगा, इंटीग्रेशन ds is called s, 0 to s. v dv में हमारे पास टर्म्स जो देखेंगे ये होगा v स्क्वायर बाई 2 u to v. So A s minus 0, ये मैंने डायग्राम बनाया था आपको. यहाँ पहले अपर लिमिट पुट करेंगे v स्क्वायर बाई 2, फिर लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2. So I think 2as, ये 2 इधर से इधर ले लो. v square minus u square, you can write v square is equal to u square plus 2as, the third equation of motions. So बिना इंटीग्रेशंस के तो हम लोग इक्वेशन मोशन सीख नहीं सकते. तो ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशंस है, v square is equal to u square plus 2as. Write in your copy. नोट किया सब लोगों ने? v square is equal to u square plus 2as, ये हमारा थर्ड इक्वेशन. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑल थ्री इक्वेशंस, ये पता लग गया कि इक्वेशंस मोशन जो है वो सारी इंटीग्रेशन से बनी हुई है फॉर्मूला. और हमें एक्सेलरेशंस, बस ये फॉर्मूले के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, जो अगर आप गौर से देखें तो मैंने एक बात देखी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए. तो एक बहुत अच्छा फंडा लिखा मैं आपको, फॉर इक्वेशन ऑफ मोशंस, EQ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशंस एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने का मन करे कि भाई मेरे को सर इक्वेशन मोशन लगानी है, तो उसके लिए जरूरी है कि एक्सेलरेशन जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए. एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब आप इक्वेशन मोशन अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते. तो मैंने ये बोला फॉर इक्वेशन मोशन एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, ऐसा है. ये मैंने लिखा है आपको टर्म्स. तो इतना रखते हैं आज की क्लास. इसमें कुछ आज होमवर्क नहीं लेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी इनिशियल लेवल पर. कल थोड़ा सा अच्छा होमवर्क मिलेगा, आज कुछ नहीं मिलेगा. आज इतने रखते. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.